हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आमद के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ आदाब भूल गए। वो क्या थे वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये दौरा क्यों अहम था और इस दौरे के मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक खुसूसी एलची को, अपने एक खुसूसी वज़ीर को मिडल ईस्ट में भेजा है। क्या कहानी है, पूरा ताना बाना आपको समझाएंगे। फिर हम जाएंगे आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि मामला किधर जा रहा है। और सबसे आखिर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत के उस फैसले के बारे में जिसमें पहले कहा गया कि एक पुलिस अफसर को सज़ा दे दी गई है, लेकिन जब तहरीरी फैसला आया तो सज़ा का नाम मौजूद नहीं था। क्या कहानियाँ हैं ये सब, आइए इन सब मौज़ूआत पर बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़ख्र मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। शाह जी, आज तो इस्लामाबाद तकरीबन लॉकडाउन ही है। एक तो वैसे मुहर्रम की वजह से सिक्योरिटी की जो वजह है, लेकिन ईरानी सदर के आने की वजह से ये रेड जोन तो तकरीबन ही सील हो चुका है। मुझे ये बताएं कि ये जो टाइमिंग अगर देखी जाए, बड़ी इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है। ख़ास तौर पे अभी कल जो ईरान का डेलीगेशन भी वापस स्विट्ज़रलैंड से पहुंचा, बल्कि पहुंचा नहीं, रास्ते से ही वो इधर ही डाइवर्ट करके वो इस्लामाबाद पहुंच गए। जो अब्बास इराक़ची हैं, इवन अमेरिकन्स भी पहुंचे होंगे, लेकिन इतनी देर में यहाँ पे ईरान के सदर के आना, एक तो उसकी सिग्निफिकेंस, और दूसरा उसके साथ ही पैरेलल आपको पता है कि एक और भी डेवलपमेंट हो रही है कि मार्को रूबियो को भेजे जा रहे हैं 3 ममालिक में, यूएई में, बहरीन में और उसके साथ कुवैत। वो दौरा करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे इस डील के हवाले से। पहले मुझे ये बताएं कि ये जो मसूद पेज़ेश्कियान का ये दौरा है, उसकी बुनियादी वजह क्या सिर्फ शुक्रिया अदा करना है या कुछ और मुआहदे और ये इस तरह की भी कोई होगी कोई डेवलपमेंट? फ़ख्र, ये जो मसूद पेज़ेश्कियान आए हैं ना यहाँ पे, इनके यहाँ आने के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कुछ आदाब भूल गए। उसके ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन जो पहले आपने सवाल किया उसमें 2-3 बातें मैं बताता जाऊँ। पहले मेरा ख्याल है आदाब वाले, क्योंकि शुरू ही उधर ही करते हैं। चले फिर आदाब वाले ही करते हैं, क्योंकि ज़रा हमने अनाउंस किया। हुआ ये है कि ये फुटेज भी है इसकी। मैं देख रहा था, ज़ाहिर मैं इस सारे केस को, इस सारे मामले को कवर कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है वो नज़र रखनी पड़ती है। मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं, वो जब नूर खान एयर बेस के ऊपर आए हैं, उससे थोड़ी देर पहले अब्बास इराक़ची आए हैं, अलग प्लेन के ऊपर आए हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इस्तकबाल इसहाक़ डार ने और मोहसिन नकवी ने किया। लेकिन जब मसूद पेज़ेश्कियान आए तो सदर आसफ़ अली ज़रदारी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे, अब्बास इराक़ची वहाँ पर थे, क्योंकि ये पहले आ गए हुए थे, मोहसिन नकवी थे, इसहाक़ डार थे। अब जब मार्शल भी थे, फील्ड मार्शल नहीं थे, ये इसके ऊपर बात करते हैं कि वो नहीं थे। तो हुआ ये कि ये जो लाउंज है, वीआईपी लाउंज, जिसके सामने से चल के जाते हैं और जाके टॉर्मेक के ऊपर सीढ़ी लगती है, तो वहाँ पे रेड कारपेट बिछता है और वो उतरते हैं प्रेसिडेंट या जो भी मेहमान आया हो, जो भी डिग्निटरी आया हो। तो अब हुआ ये कि ये जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहाँ से उतरे हैं और पीछे इनके खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये भी थे। तो आप ये देखें, बड़ा क्लियरली वहाँ पे नज़र आता है एक चीज़। एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आते हैं और वो एकदम ना पीछे से छतरी पकड़ते हैं। छतरी पकड़ी उन्होंने और मुझे लगा कि वो छतरी पकड़ के प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी, ज़ाहिर रियासत के सरबराह तो आईन पाकिस्तान के तहत और अदरवाइज़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी, तो मुझे लगा कि वो उनको करने लगे हैं कि भी आप भी आ जाएं। अच्छा, इसमें शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटी थी कि फुर्तीलापन ना, मुझे लगा बड़ी पॉजिटिव बात है। और फिर मुझे ये भी लगा कि आपने प्रेसिडेंट को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो वो यूं करके छतरी ना, लगता है कि वो उनको देने लगे, फिर वो छतरी सामने करते हैं और आगे चलने लगते हैं। इस दौरान जो आसफ़ अली ज़रदारी हैं, उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ती है, तो वो कहते हैं मैं छतरी पकड़ूं, तो ये उन्हें छतरी नहीं पकड़ाते। ये कहते हैं मैं खुद पकड़ूंगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छी बात है कि किसी
बंदे और ने या किसी और सरकारी एहलकार ने छतरी नहीं पकड़ी हुई, आपने अच्छी छतरी पकड़ी हुई, अच्छी बात है, अच्छा मैसेज आता है। लेकिन अगला मैसेज बड़ा गलत जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह भूल नहीं जाते कि मेरे साथ प्रेसिडेंट भी है, वो आगे चलने लग पड़ते हैं और प्रेसिडेंट और बाकी जो लोग हैं वो पीछे। फिर एक मौके के ऊपर इसहाक डार उनके करीब आते हैं और इस मंज़र में ऐसा लगता है जिस तरह शहबाज शरीफ अपने प्रेसिडेंट को, जो इस मुल्क के सदर हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड जेस्चर। मेरे ख्याल में हमारे सरबराहाने ममलिकत को, हमारे चीफ़ एग्जेक्टिव को और शहबाज शरीफ साहब को हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भी हेड्स ऑफ द स्टेट आते हैं, किसी भी जमात से उनका तल्लुक हो, ये बातें बेसिक एटिकेट्स हैं, बेसिक आदाब हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये किस तरह का मैसेज इन्होंने दिया है कि आप अपने प्रेसिडेंट को पीछे भूल जाएं। तो ये इंटेंशनल था आप कह रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद इंटेंशनल हो या ना हो, मेरे नहीं इल्म में, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ सामने नज़र आई है ना, विच गिव्स एन इम्प्रेशन कि अल्लाह ताला ने जो आपको इज़्ज़त दी है, आप स्विट्ज़रलैंड से होके आए हैं, दुनिया में आपका नाम है, तो थोड़ा सा आप शायद भूल रहे हैं कि इज़्ज़त जो है उस वक्त होती है जब आप तमाम लोगों को देते हैं। इज़्ज़त बांटने से ज़्यादा होती है। अगर आप ये समझें कि मेरी इज़्ज़त है और किसी की नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी आदाब की ख्याल रखना चाहिए इस लेवल के ऊपर। छोटी मोटी कोई बात हो ना, पार्लियामेंट में सारे अपने कोई ऊंच नीचे हो जाती है। आज पार्लियामेंट में शहबाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की, शहबाज शरीफ आए, प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके ऊपर अपोजिशन बड़ी कड़ी तनकीद करती है। सीधे गए महमूद खान अचकज़ई के पास, अचकज़ई साहब ने भी उनकी इज़्ज़त दी, खड़े हो गए वो। फिर बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हुए थे, आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे, असद कैसर बैठे हुए थे, आमिर डोगर से पहले सारे उठ के मिले, विच इज़ ए गुड जेस्चर, और बड़े हंसते मुस्कुराते आए। फिर अचकज़ई साहब ने बड़ी तनकीद भी अपनी स्पीच में की और वो तनकीद करके चले गए। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे अच्छी ग्रेस दिखाई, लेकिन इतना अच्छा जेस्चर दे के आप एक इंटरनेशनल इवेंट है उसके ऊपर अपने प्रेसिडेंट को भूल गए। मेरे ख्याल में ये नॉट गुड। जो आप पार्लियामेंट वाली बात कर रहे हैं ना, तो बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो उनकी तरफ से कोई भी लीडर ऑफ द हाउस आता है, वो हमेशा पार्लिमान का जो तकद्दुस है, जो एहतराम है पार्लिमान के तकद्दुस में, जो है ना, जिस तरह जितनी अहमियत लीडर ऑफ द हाउस को है, उतनी अहमियत लीडर ऑफ अपोजिशन को होती है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को और जो दीगर अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको इज़्ज़त देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये मिसिंग थी जो पिछला टेन्योर था इमरान खान का। ये कल हम डिस्कस भी किया कि क्या किस तरह से इमरान खान ने जो एक आमराना उनकी वो जहनीत थी। तो जहाँ तक बात है कि ये अगर शहबाज शरीफ वो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनको, ये मतलब ये आज नहीं हो, वो उन्होंने मुसाफा किया, पिछला अभी 2-4 दिन पहले भी एक सेशन हुआ उसमें किया, जिसकी वजह से पीटीआई वाले इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे अपनी पार्टी के ऊपर। तो बहरहाल इस पे ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है कि वो ज़रा ये बताएं कि सदर जो आ रहे हैं अब इसमें है क्या, इम्पोर्टेंट क्या है, इस दौरे की खासियत क्या है, अहमियत क्या है? फ़खर, ये जो दौरा है मसूद पेज़ेश्कियान का, इस दौरे में आप ने एक स्लाइडली मेंशन किया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर आपको वहाँ पे नज़र नहीं आए, और लोगों ने भी देखा, आपने पूछा तो वो नहीं थे वहाँ पे। मोहसिन नकवी वहाँ पर थे। मोहसिन नकवी, सबको पता है कि मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर को अपना बास नहीं समझते, वो फील्ड मार्शल को अपना बास समझते हैं, और वो उस बात का पब्लिकली कहते हैं। वो हमारे नहीं, वो ट्वीट भी उनकी देखे ना, उनकी ट्वीट से भी वो जेस्चर है, लेकिन सबको पता है उन्होंने कवर करने की भी कोशिश, बाद में कवर करने की कोशिश की, वो भी ठीक तरीके से नहीं किया। खैर छोड़िए। तो एक बात तो ये है, लेकिन ये मुलाकात ऐसा नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर से नहीं होगी, मुलाकात होगी उनसे भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया को एक मैसेज कुछ और जाता है। अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर वहाँ पे फील्ड मार्शल भी होते और प्राइम मिनिस्टर भी होते और इस तरह का इस्तकबाल पुरतपाक होता, तो इसका जो मैसेज है, आप ज़रा देखें ना, इसराइल में क्या मैसेज आता, अमेरिका में मैसेज क्या जाता। बहुत सारे ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है वो डैमेज हो, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है वो डैमेज हो।
पीटीआई के मेरे कई लोगों से मेरी बात हुई है इन पर्सन, वो ज़ाती तौर पे तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, डोमेस्टिक वाले से तनकीद करते हैं, लेकिन ईरान अमेरिका के वाले से वो तारीफ़ करते हैं कि अच्छा हुआ। ठीक है, यानी पीटीआई तो मुखालिफ जमात है ना। मेरे पीटीआई में बड़े दोस्त हैं, वो बताते हैं कि जी हम दिली खुश हैं। सोशल मीडिया पे तो कुछ और कहते नहीं, हैं वो सोशल मीडिया वाले तो कुछ और है ना। देखो, सोशल मीडिया वाले कुछ और है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो MNAs हैं, जिनका पार्टी में पोजीशन है, जो इमरान खान से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं, वो भी पार्टी के तो कुछ नहीं ओहदेदार कहते कि अच्छा है ये। देखो, ये जब आप मुखालिफ सियासी जमात में हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये लेकिन सियासत नहीं है, ये मुल्क का वो है। नहीं, लेकिन ये सियासत ही है। ईरानी सदर एक तो ये है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आए हैं, पाकिस्तान की क़यादत का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की अवाम का। आज बहुत अच्छी बात होती है कि महमूद खान अचकज़ई लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है, बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, वो अपनी तकरीर में ईरानी सदर को भी वेलकम करते। अच्छा होता कि वो भी वहाँ पर वेलकम करने जाते, लेकिन हमें नज़र नहीं आए। शायद उन्हें दावत नहीं दी गई या वो ख़ुद नहीं आए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बात का। एक तो ये है, दूसरा ये है जो अहम तरीन बात है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत। कल अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान को इजाज़त दी है कि वो तजारत कर सकता है, और उसके लिए उन्होंने 61 दिन 61 डेज़ तक, अगस्त के एंड तक का, मेरा 21 अगस्त तक की कोई डेट है कि उस दौरान तजारत कर सकता है। और उसमें उन्होंने एक और काम भी किया है कि एक तो तजारत की उन्होंने इजाज़त दी है, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो एसेट्स उनके फ्रीज़ हैं अमेरिका में, उनकी वो ख़रीदारी कर सकते हैं, हमारे साथ वो गंदम ख़रीदारी करें या और चीज़ें ख़रीदारी करें, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ताकि वो जो पैसे हैं वो पैसे ना आएँ, ये लें। हालांकि फ़ूड के एतबार से, खुराक के एतबार से तो ईरान पहले ही सिक्योर मुल्क है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इनका दौरा है ना, इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान से जो उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम आपको सस्ते तरीन नरखों में तेल देंगे, सस्ते तरीन नरखों में, और फिर तजारत भी अगर आपकी खुल जाती है, ईरान से फ्रूट आता है आपके पास, फल आता है, फ्रूट आता है, सब्जियां आती हैं, तो फ़र्क पड़ेगा। तजारत उनकी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा है, वो आती है तो बहुत ज़्यादा बहर में फ़ायदा होगा। बिजली, आपको पता है हम बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बिजली ईरान से लेकर चला रहे हैं। बिजली की कमी तो खैर नहीं है हमें, हम तो वैसे ही IPPs में फंसे हुए हैं। तो ये बहुत अहम विज़िट है। आई होप कि ये आगे बढ़े और हम एक टाइट रोप पे पाकिस्तान चल रहा है, हम इससे निकलें और ये ख़ित्ता तरक्की करे। हिंदुस्तान के साथ भी हमारा बातचीत को शुरू हो, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनको भी कुछ समझ में आए कि तरक्की तभी होगी जब हम ये टेररिज्म ख़त्म करते हैं। एक मैं और ऐड कर दूं इस सारी बात में, चूँकि आपने एक बात की थी, आपने कहा मार्को रूबियो को उन्होंने बहरीन, UAE और कुवैत के दौरे पे भेजा, क्यों? ये इसका सारा इससे ताल्लुक़ है। इसलिए भेजा है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका के जो क्लोसेस्ट इत्तेहादी रह गए हैं वो बहरीन, UAE और कुवैत हैं, और यही वो 3 इत्तेहादी हैं जो इसराइल के भी इत्तेहादी हैं। आपको पता है ना कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इन्हीं तीनों मुल्कों से तो फायर होता रहा ईरान के ऊपर, और ईरान जवाब करता रहा। अच्छी बात यह है कि जो पिछले माह की 7 तारीख को ईरानी जो UAE के वज़ीर ख़ारजा खामोशी से आए थे इधर इस्लामाबाद, और उन्होंने हमारी इतलात के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुफिया एक मुलाकात की और फिर वो चले गए। मकसद क्या था कि ईरान चूँकि अटैक कर रहा था, जवाबी कार्रवाई कर रहा था ना, तो वो ख़त्म हो। फिर अभी आप देखें ईरान की तरफ से UAE पे अटैक जो है वो रिड्यूस हो गए, कुवैत के ऊपर होते रहे, क्योंकि कुवैत की सरजमीन ईरान कहता है कि हम इस्तेमाल करते रहे। तो खैर इसका बहुत ब्रॉड मकसद है, बहुत ब्रॉड दौरा है, दुआ करें कि ये आगे हो। शाह जी देखें, ये जो ईरानी सदर का दौरा है ना, एक तो वो शुक्रिया वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, वो है, बिल्कुल है। और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया था जब भारत से जंग हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ दोस्त ममालिक का ये पर्सनली जाके इन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे। तो ईरान, मेरा ख्याल है इनका पहला दौरा ईरान का था, तुर्की गए थे, बाकी आज़रबाईजान गए थे। तो ये एक ईरान भी अगर इसी तरह की एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मली आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं
किसी दोस्त मुल्क के रोल को कि उन्होंने उनकी ये जो जंग बंदी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इसको अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिग्नल ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और उसके साथ जो बाकी आप वो बात कर रहे हैं ना तिजारत के लिए, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो सकता है वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से, जो कि इस अमेरिका की पाबंदियों की वजह से कई दहाइयों से बंद पड़ा है। उस मंसूबे को पाकिस्तान को एक्टिवली परसू करना चाहिए, क्योंकि अब तो वो पाबंदियों वाला डर भी नहीं है। तो इससे पाकिस्तान, अगर ये मंसूबा हो जाता है, पाया तकमील तक पहुंचता है, तो अरबों डॉलर की पाकिस्तान को इससे जो है वो बचत होगी। ये हर साल एनर्जी के हवाले से एटलीस्ट वो जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान काफ़ी हद तक इसको हल कर लेगा। जहाँ तक बात है वो मार्को रूबियो वाली ना, अच्छा मैं इसमें एक ऐड कर दूं या जी जी मुझे किसी बड़े ज़िम्मेदार बंदे ने बताया कि पाकिस्तान जेन्युइनली चाहता है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा ख़त्म हो जाए। आपको पता है ना, ईरान आलमी अदालत इंसाफ में गया हुआ है क्योंकि उस मुआहदे पर अमल दरामद। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि वो जो मुआहदा है वो उसकी ड्राफ्टिंग ठीक नहीं हुई। ईरान की पाकिस्तान पे मेहरबानी ये होगी कि अगर वो मुआहदा स्क्रैप करके रीनेगोशिएट करे, तो उसके मुआहदे के ऊपर कल भी हमने बात की थी कि हम बात करेंगे अलग से एनर्जी के ऊपर और उस मुआहदे के ऊपर बात करेंगे। वो मुआहदा इज़ अंडर क्वेश्चन, ऑल्दो कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उस पे ना आप अभी कुछ साल पहले भी एक डेवलपमेंट हुई थी, आपको याद है ना कि ये जो पाकिस्तान अफगान जो ईरान बॉर्डर पे जाके इन्होंने दोनों ने मुश्तरका तौर के ऊपर कोई इनाग्रेशन की तकरीब भी की थी इस तरह की। और ईरान की साइड पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है ना, और वो सारा करना था, इधर से पाकिस्तान ने करना था। तो दूसरी बात वो जो मैं कह रहा था मार्को रूबियो वाली, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, देखें वो जो आप कह रहे थे ना कि ये 3 ममालिक हैं जो अमेरिका के इस टाइम एलाई हैं, एलाई तो सारे ही हैं, इसराइल के भी एलाइज हैं। ये वो 3 ममालिक हैं जो नहीं चाहते थे कि ये मुआहदा हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये चाहते थे कि ईरान को सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान को इस टाइम ऐसी सूरत में उनके साथ डील होती है तो इसका मतलब है इस खित्ते के अंदर ईरान जो है वो एक रीजनल पावर के तौर के ऊपर इमर्ज होगा, तो उनके लिए परमानेंटली इस रीजन के अंदर एक मुस्तकिल जो है वो दर्द सर बना रहेगा। तो इस वजह से ये तीनों, इवन जो मुज़ाकरात हो रहे थे, सीज़ फायर हो रही थी, तब भी इस तरह की मीडिया के ऊपर ख़बरें आई थी कि यूएई ने कुछ खुफिया अटैक्स किए थे ईरान के ऊपर या उनकी कुछ इंस्टॉलेशंस के ऊपर। तो ये इस तरह की जो चल रही थी उसमें ये 3 ममालिक वो हैं जो कि नहीं चाहते थे कि डील हो इस टाइम अमेरिका और ईरान के दरमियान। इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें और है ये इस मार्को रूबियो के विज़िट के हवाले से कि आप अमेरिकी मीडिया देख लें, आप इसराइली मीडिया देख लें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिवीज़न थी 2 कैंप से। एक कैंप ये चाहता था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो, जंग मुस्तकिल तौर के ऊपर ख़त्म हो, ताकि हम फोकस कर सकें अपने अमेरिका के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के हवाले से, अब जो दुनिया भर की मईशत के हवाले से उसके, क्योंकि ये काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा था। तो एक तबका या जो एक कैंप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो था जो इस जंग के हक़ में था कि जंग जारी रहनी चाहिए, और दूसरा जो कैंप था वो जंग के ख़िलाफ़ था। अब ये जो मार्को रूबियो हैं ये उस कैंप का हिस्सा और उसके लीडर थे जो ये चाह रहे थे कि जंग जारी रहे, डील नहीं होनी चाहिए। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट जो उनके और फिर CIA के जो चीफ हैं वो जॉन रेडक्लिफ, ये तीनों ये एक कैंप में थे जो चाह रहे थे कि अभी जंग जारी रहनी चाहिए, और इनका मौक़िफ़ और इसराइल का मौक़िफ़ और UAE का मौक़िफ़ एक था। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है ट्रंप की तरफ से कि इन ममालिक को जाके ये बताना कि ये मुआहदा क्यों ज़रूरी था, ये डील क्यों ज़रूरी थी और जंग बंदी क्यों ज़रूरी थी। ऐसे शख्स को भेजा जा रहा है जो ख़ुद कायल नहीं है कि ये जंग बंदी होनी चाहिए थी या मुआहदा होना चाहिए था। दूसरी तरफ जो अगर देखा जाए वो जो JD वैंस हैं, वो मतलब उन्होंने एक्टिवली जिस दिन से वो डील साइन हुई उसके बाद आप देखें उन्होंने दर्जनों के हिसाब से अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने इसराइल की भी क्लास ली, जिसमें उन्होंने जंग बंदी और इस जंग की और डील की बारे में बताया कि क्यों ज़रूरी था। हालांकि इसमें ये वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि ईरान को ये इसमें बरतरी हासिल है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस के उन ममालिक को जो ये ईरान के साथ जंग जारी रखना चाहते थे, ऐसे शख्स को भेजा गया जो ख़ुद भी चाहता था कि ये जंग जारी रहे। तो ये ट्रंप की जो है ना ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस थी जो इनके लिए ये भेजा गया है। तो मैं ज़रा इस पे वो करना चाह रहा था। तो आप ये कश्मीर के हवाले से मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल और
फ़खर, कश्मीर के बारे में हम अपडेट दे रहे हैं तकरीबन 4 जून से, और अफसोसनाक सूरत हाल है कि अभी तक वो चीज़ें वैसी की वैसी हैं। कश्मीर में लोग बदस्तूर एहतजाज कर रहे हैं, लोग उतनी ही बड़ी तादाद में वहाँ पर बदस्तूर मौजूद हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था ये लोग चले जाएंगे, एक आध दिन बारिश हुई तो लोग थोड़ी देर के लिए अपने घरों में गए रहे। आज 2-3 वाक़यात हुए हैं जिनका ब्रीफली ज़िक्र करता हूँ। एक तो रात गए मौलाना फजल रहमान ने एक वीडियो जारी की और उन्होंने कहा कि जी मैं सालसी की पेशकश कबूल करता हूँ, और साथ ही जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इन एहतजाजी मुजाहिरीन को जो ऑफ़र कर रही है, साथ ही मौलाना ने वो कहा कि जी पहले आप एहतजाज ख़त्म करें फिर मैं सालसी करूँगा। मौलाना का बेसिकली पैगाम ये था। तो जिन लोगों ने, मैं तो वैसे आपस में मजाक करता था, बहुत सारे लोग, मैंने कहा जी इन्होंने मौलाना को सालसी की दावत दे दी है, तो मौलाना जो है ना बड़े तेज़ सियासतदान है, वो किसी को नाराज़ नहीं करते, तो वो सब घरों को खुश करके ही यानी कि बात आगे करेंगे। तो वो वही हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना की जो सालसी है शायद आगे वो बढ़ सके, मुझे लग नहीं रहा। लेकिन 2 और डेवलपमेंट्स भी हुई। तो ये वैसे किसकी सालसी कबूल करेंगे? ये जो मेरा ये ख्याल है कि सालसी निचले लेवल पे हो भी रही है, वकला कुछ इन्वॉल्व हैं इसमें, सिविल सोसाइटी के लोग कुछ इन्वॉल्व हैं उसमें, मीडिया के कुछ लोग, अभी अनाउंस्ड नहीं है लेकिन कुछ बातचीत हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये मौलाना की जो सालसी, मेरे लिए हैरानकुन बात होगी कि यह कामयाब हो जाए, मेरे लिए हैरान। एक बात और भी है, एक तो ये हो गया कि वहाँ पर मौलाना ने सालसी की दावत दी। दूसरी ये डेवलपमेंट हुई कि आज महमूद ख़ान अचकज़ई ने अपनी जो स्पीच थी उसमें भी एक हल्का सा टच किया। उसने कहा कि ये कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आपने ये क्या किया है, लुबे लुबा बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना वो कश्मीरी हमारे भाई हैं, एक सुलहजुई की बात उन्होंने की। तो उन्होंने कहा जी आप उनको नाराज़ ना करें, उनसे बातचीत करें। मौलाना जो महमूद ख़ान अचकज़ई ने ये बात की। और आपको पता है कि महमूद ख़ान अचकज़ई जाना चाहते थे, जिनको रोका गया है उन्हीं के साथियों ने और कुछ और शायद ताकतों ने भी, कि अभी आप वहाँ पर ना जाएं। लेकिन मुझे ये पता लगा कि महमूद अचकज़ई अगले 1-2 दिन में जाएंगे, क्योंकि पैगाम इनको ये दिया जा रहा है कि आप मुहर्रम के बाद जाएं। तो अंदर खाने चक्कर यह है कि महमूद अचकज़ई चाह रहे हैं कि वो मुहर्रम से पहले जाएं एट दी अर्लीस्ट। देखें वो जाते हैं या नहीं जाते। एक आखिरी डेवलपमेंट जो बताना बहुत ज़रूरी है वो हुई है, खुशहाल ख़ान चीफ़ सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने, और लियाकत, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत जो हैं, जो कि IG हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसे नेशनल हुकअप पे दिखाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या किया है, मोटी बात उन्होंने कहा कि जी ये एहतजाजी मुजाहिरीन एहतजाज छोड़ दें, अगर ये मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े तो हम इनसे निपटेंगे। मतलब ये है कि आने हाथों से निपटेंगे। IG साहब तो पहले ही नोन है ना कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर है कि 1000 बंदा मार दो, ठीक है। और मैं किसी के ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये जो IG साहब हैं ये लाहौर से आए हैं, और कोई और भी लाहौर से आया है जो इनको लेके आया है लाहौर से, ठीक है। और दोनों में मुश्तरक जो है बात यह है कि लाहौर में PTI को 9 मई के बाद इन्होंने हैंडल किया था, 9 मई के जो वाक़यात हुए थे। अब ये जो IG साहब हैं ये जूनियर अफसर हैं, ही इज़ नॉट सीनियर अफसर कि जो आपको पता है ना उसके लिए सर्टन ग्रेड चाहिए ना, ठीक है जी, और उसमें सीनियरिटी चाहिए आपको। तो अब इन्होंने तो वही बातें करनी है जो जिससे नज़र आया कि जी मैं कर सकता हूँ। पुलिस चीफ तो वो होना चाहिए आपको जो रियलिटी बताए। वो जो आप कहें वो क्या है कि झमुरा घूम जा और घूम गया, ठीक है ना, तो वो झमुरा नहीं होना चाहिए। वो मेरे ख्याल में वो लीडर वो होता है पुलिस का, और लेकिन वो तो वो होगा जो मेरिट पे आएगा, जिसकी सीनियरिटी भी बनेगी, जिसे पता होगा मैं असूल के, तो जो लाए ही आप होंगे जूनियर अफसर को, तो वो यही काम करेगा। शाह जी देखें, वो आपकी बात ठीक है,
जायज़ मुतालबा सब कुछ, लेकिन वो अगर हम देखें दूसरी साइड से एज ए पुलिस ऑफिसर देखा जाए ना, तो पुलिस ऑफिसर की वो ये नहीं देखता कि ये जमहूरी हक है, वो नहीं है। वो ये देखता है कि मुझे जो ड्यूटी दी गई है या जो मेरा एक हल्का है, मैंने उसमें लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कराना है। तो ये उससे अगर वो देखा जाए तो उस हिसाब से वो अगर वो कर रहा है। बाकी जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये सारा कुछ हल होना चाहिए, और हुकूमत को संजीदगी से इस हवाले से बातचीत वो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, फ़खर यही बात है। हाँ। क्योंकि इसमें ना खून गिरेगा, हमारी दराड़ें बढ़ेंगी, और अगर हमारी दराड़ें बढ़ेंगी तो बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इन दराड़ों से फ़ायदा उठाएंगी। तो मेरे ख्याल में अक्लमंद की वो जो बात आप कर रहे हैं एग्जैक्टली वही बात है। अच्छा शाह जी, ये तो इस पे बात करते रहेंगे, मुझे ये बताएं कि कोई आज इस्लामाबाद में किसी जज ने किसी पुलिस ऑफिसर को सज़ा सुनाई है? यार ये वैसे आपने क्या बात पूछ ली है। मैं यानी कि मुझे ना हंसी भी आती है, और यानी मैं क्या कहूँ। एक जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, बड़ी तरक्की करेंगे माशाल्लाह जज साहब। सारे पीटीआई के केसेस इनके पास हैं, ज़ाहिर है जो भी इनके पास आता है। और सिपरा साहब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज हैं, गालिबन इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत नंबर 2 के जज हैं। वहाँ पर एक केस था पीटीआई के एहतजाज का, इस्लामाबाद में आपको पता है होते रहे इनके एहतजाज। उसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है वो काफ़ी अरसे से चालान पेश नहीं कर रही थी, और इनके आला अफसरान भी वहाँ पर नहीं आ रहे थे, जो कि ज़ाहिर है गलत बात है, वो किसी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। तो कल भी कोई गालिबन इन्होंने जो डीआईजी ऑपरेशन है जवाद तारिक, उनको बुलाया हुआ था, उससे पहले भी कहीं बुलाया, वो नहीं आए। आज मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सदर वो आ रहे हैं, और ये अफसर वहाँ पे रूट की ड्यूटी कर रहा है, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। तो सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे होंगे, तो अदालत में जज साहब आते हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, और वो कहते हैं कि यार वो आए नहीं, और उठते हुए कहते हैं कि ये जो डीआईजी ऑपरेशन हैं इनको 1 माह की कैद और कोई जुर्माना, गालिबन 1 लाख रुपया जुर्माना। कैद या सस्पेंड का? कैद। अच्छा। हाँ जी, कैद की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना, ये कहते हैं और चले जाते हैं अपने चैम्बर में। खबरें चल जाती हैं इधर टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया पे शोर मच जाता है, क्योंकि जर्नलिस्ट तो होते हैं वहाँ पे, रिपोर्ट हो जाती है सारे वहाँ। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा जज साहब जो है अपने चैम्बर में रहते हैं, और बाद में जब ऑर्डर तहरीरी आता है ना, तो तहरीरी ऑर्डर में जो कि ओरिजिनल ऑर्डर होता है, उसमें डीआईजी तारिक जवाद के ख़िलाफ़ कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। बल्कि तहरीरी आर्डर अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने एक बात ज़रूर की है कि देखें, ये जज के पास इस बात का इख्तियार होता है कि अगर कोई चालान वगैरह पेश नहीं होता तो ये तौहीन अदालत सब्र होता है, तो 6 माह तक की सज़ा दे सकता है। बिटवीन द लाइन्स उन्होंने कह दिया। अब पहली बात यह है कि भाई आपने अगर किसी को सज़ा नहीं देनी थी तो अनाउंस क्यों की? अगर अनाउंस की थी तो फिर तहरीरी आर्डर भी फिर करते ना, तहरीरी। अब 1-1.5 घंटे के बाद आप जारी करते हैं तो सवाल पैदा होता है। लेकिन अब मसला ये है कि हम कोई बात करेंगे तो तौहीन अदालत हो जाएगी, हम तौहीन अदालत तो कर नहीं सकते, और ना हमारा मकसद है तौहीन अदालत करना। लेकिन हमारा मकसद ये ज़रूर है कि जो अदालती अमल है, या तमाम जो लोग जिनका काम अदालती अमल में इंसाफ को यकीनी बनाना होता है, वो शफाफियत तो इख्तियार होनी चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और अदालत में हो और फिर बाद में कुछ और आ जाए, तो ये सवाल पैदा होते हैं। तो आई बिलीव कि हमने जो बात की है उसमें ज़ाहिर है अगर किसी का कोई मौक़िफ़ हो तो हम ज़रूर बिल्कुल देंगे। लेकिन मैं हैरान भी होता हूँ, और मैं चूँकि आप देखें ना अखबारों पे, सोशल मीडिया पे ख़बरें चल गई सारी दुनिया में, भाई आज तो कोई पावरफुल जज आया जिसने एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले लिया। ये तो जज की बहादुरी की बात होती है ना, कि जज ने परवाह नहीं की। फिर बाद में पता लगा कि जब तहरीरी आर्डर आया तो यूं ही, तो अब क्या करें। शायद ही ये हमारी अदालतों का अलमिया एक ये भी है
ये तो लोअर कोर्ट है ना, जी 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 जी। तो हाईएस्ट लेवल पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, उसमें भी ये इस तरह की बेशुमार ऐसा एग्जांपल्स ही हैं, है। रिमार्क्स आते हैं बड़े बड़े, जो है वो सुल्तान ऐलान राई किया जाता रिमार्क्स है। आते थे ना, याद है ना, तो अदालतों में, बिल्कुल, आला तो अदालतों में। लेकिन जो जब फिर उसके बाद ऑर्डर आता है तो उसमें वो चीज़ें डिस्कस ही नहीं होती ऐसे ही। वो। तो ये भी उसी तरह के, मतलब जो छोटी अदालतें होती हैं वो बड़ी अदालतों से ही असर सीखती लेके हैं। ही और हाँ। सीखते हैं, और उसी तरह के जो है ना मीडिया में आने का उनको जो फ़न है वो उसी से आता है। तो ये भी उसी तरह का ही एक मुझे लगता है एग्जांपल कि आप जो है ना वो प्लेइंग विद द गैलरी वो वाली याद बात है ना, होती साकिब निसार साहब हाँ। क्या बातें करते थे, फिर वो ऑर्डर आता है तो उसके बाद वो चीज़ें ही नहीं होती थी उसमें। तो ये उसी तरह की मेरा ख्याल है कि वही बात है कि जो हमारी अदलिया का इस टाइम जो रैंक है, जो इस नीचे तक पहुंच गए, उसकी वजह ही यही है। आप अमेरिका देख लें, आप बरतानिया देख लें, आप जो बड़ी जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें आपको जजेस के कोई रिमार्क्स नज़र नहीं आएंगे, उसमें आप उनके जो फैसले होते हैं वो बोलते हैं। तो ये इसी तरह का मेरा ख्याल है कि तब तक ये प्लेइंग विद द गैलरी मीडिया और उससे हट के मैं समझता हूँ कि ये जब तक सिर्फ मेरिट और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर वो नहीं करेंगे तो ये फ़खर ऐसे ही एक और भी बात है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस आ जाती हैं ना, यानी कि हम आला अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते थे या कर सकते कि क्योंकि जी इनके पास तो इन्हें अदालत की एक वो है भी, कोई खुदाएं ये गलती नहीं करते। नहीं, वो प्रोटेक्शन नहीं, जजेस को हर जगह पे होती नहीं, है, नहीं, मतलब लेकिन ये वो नहीं होती तब ना। तक ही इंडिपेंडेंटली वो काम ही तब कर सकते हैं जब नहीं। उनको ये सारी प्रोटेक्शंस हो। फ़खर मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जज जो मिसकंडक्ट यहाँ पर करते रहे, मेरे और आपके सामने होता रहा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन कौन से जज का नाम लेना, क्या आप कोई खुदा हैं कि आप पे ऊपर तनकीद नहीं हो सकती? खुदा तो नहीं है आप, चूँकि कानून बन गया तो उस पर ज़ाहिर नहीं हम कर सकते। लेकिन ये जो प्रोटेक्शंस लगाई गई हैं पूरी सिविलाइज दुनिया में, अब ये प्रोटेक्शंस ख़त्म हो गई हुई हैं। जो कंडक्ट है वो डिस्कस होना चाहिए, और ज़ाहिर हमारा मकसद तो ये है ना कि बेहतरी आए। कोई ज़ाती तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना जान पहचान है। बिल्कुल। लेकिन जब आप आला तरीन ओहदों पे हों, आला तरीन इदारों में भी पढ़ के आए हों और आप ये करें तो फिर हैरानगी होती है। तो यही है मेरे ख्याल में फ़खर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हों या अगर कोई किसी ने कोई मौक़िफ़ देना हो तो ये प्लेटफार्म उसके लिए हाज़िर है। एजाज़ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।